हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द वाइल्ड हनी सकल, जिसे फिलिप फ्रेन्यू ने लिखा था और इसे 1786 में फ्रीमैन्स जर्नल में पब्लिश कराया गया था। फिलिप फ्रेन्यू का लाइफ पीरियड 1752 से 1832 का था। वो एक अमेरिकन पोइट, नेशनलिस्ट, पोलेमिस्ट, सी कैप्टन और न्यूज़पेपर एडिटर थे। उनके नोटेबल वर्क्स है द प्रोफेसी ऑफ टैमनी, जिसे 1782 में पब्लिश कराया गया, न्यू ईयर्स वर्सेस, जिसे 1784 में पब्लिश कराया गया, स्केचेस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, जिसे भी 1784 में ही पब्लिश कराया गया, और द इंग्लिश मैन्स कंप्लेंट, जिसे 1788 में पब्लिश कराया गया था। हमारे कोर्स अमेरिकन पोइट्री में नियरली हाफ पोइट्स का रिलेशन और कंसर्न टाइम पीरियड अमेरिकन रिवॉल्यूशन से है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रगल थी जो 1765 से 1783 तक चली थी, जिसमें 13 नॉर्थ अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनीज ने इंपीरियल रूल को रिजेक्ट कर दिया था। हमारे कोर्स की पोएम ऑन बीइंग ब्राउट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है और उसमें अमेरिकन स्लेवरी की थीम को शो किया गया है। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर को समझने के लिए हमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन को समझना काफी जरूरी है। लेकिन अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिक टॉपिक है, जिसे ऐसे पोएम के बीच में कवर अप नहीं किया जा सकता। अभी पोएम के कंटेक्स्ट में मैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक एपिक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रगल थी जो 1765 से 1783 तक चली थी, और इसमें 13th नॉर्थ अमेरिकन ब्रिटिश कॉलोनीज ने इंपीरियल रूल को रिजेक्ट कर दिया था। यह प्रोटेस्ट न्यू इम्पोज टैक्सेस के कारण स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्की और पार्लियामेंट ने बिना कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन के टैक्सेस को अमेरिकन पर इम्पोज कर दिया था, और जिस कारण फर्स्ट पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होने लगे, जिन्होंने विद द पासिंग ऑफ टाइम ओपन रेबेलियन को ट्रिगर कर दिया, और फ्रांस के असिस्टेंस के साथ अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया और इंडिपेंडेंट हो गए। इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए इसे टाइम पीरियड में डिवाइड करना जरूरी है। तो चलिए पहले हम 1754 से 1776 तक के टाइम पीरियड को समझते हैं, जिसको प्रील्यूड टू इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1754 से 1763 तक ब्रिटिश कॉलोनीज और फ्रांस के बीच अमेरिका में काफी वॉर्स हुई, जिसे द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर कहा गया। वॉर के एक्सपेंसेस को निकालने और फर्दर वॉर के लिए फंड रेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी न्यू टैक्सेस अमेरिकन पीपल्स पर इम्पोज कर दिए। 1765 तक काफी टैक्सेस प्रोपोज किए गए, उनमें कुछ को इनेक्ट भी किया गया और कुछ को विड्रॉन भी कर लिया गया, लेकिन 1765 तक चीजें काफी कंट्रोल में थी। 1765 में फर्स्ट टाइम टैक्स को डायरेक्टली 13 ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज पर इम्पोज कर दिया गया। इस टैक्स को स्टैंप एक्ट ऑफ 1765 भी कहा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका प्रोटेस्ट किया क्योंकि टैक्स काफी हाई था, और इसके प्रोटेस्ट में 1765 में सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से एक प्रोटेस्ट ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ। इस प्रोटेस्ट के कंसिक्वेंसेस काफी रेडिकल रहे। सोसाइटी में अनरेस्ट स्प्रेड हो गया, पॉलिटिकल मर्डर, अरेस्ट और कर्फ्यूज इंपोज होने लगे। स्टैंप एक्ट के बाद 1767 में टाउनशेंड एक्ट्स और 1773 में टी एक्ट ने प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया। अमेरिकन प्रोटेस्ट लीडर्स पार्लियामेंट में अपनी रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करने लगे। जून 1776 तक रिवॉल्यूशनरी वॉर अपने फुल स्विंग पर थे, और कॉलोनिस्ट की मेजोरिटी ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस में वोट किया था। 4 जुलाई को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लिया। इस रेबेलियन को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 34,000 ब्रिटिश ट्रूप्स को न्यूयॉर्क भी भेजा था। 4 जुलाई 1776 को कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद न्यू फॉर्म कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा गया। लेकिन इस डिक्लेरेशन के बाद ब्रिटेन ने पूरी ताकत लगा दी ताकि अमेरिका इंडिपेंडेंस अटेन ना कर सके।
1776 से 1783 तक 7 इयर्स तक इंडिपेंडेंस की लड़ाई चलती रही और एंड में अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम का कंटेक्चुअल बैकग्राउंड और उसके हिस्ट्री से रिलेशन को समझ लेते हैं। द वाइल्ड हनी सकल एक क्लासिकल पोएम है। यह पोएम नेचर के एसेंस और वाइल्डनेस की ब्यूटी को कैप्चर करती है। फ्रेन्यू इस पोएम में लैंग्वेज और सिंबल्स का यूज करके एक पावरफुल मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि नेचर की सभी थिंग्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हनी शकल बुश भी ट्रांजेंस की लाइफ को शो करने के लिए एक पावरफुल मेटाफर की तरह यूज किया गया है। पोएम का फाइनल स्टैंजा सजेस्ट करता है कि लाइफ और डेथ की साइकिल ऑनगोइंग है, उसका कोई एंड नहीं है, और साथ साथ ये प्रेजेंट की मोमेंट्स को चेरिश करने पर भी एम्फसाइज करता है। ओवरऑल द वाइल्ड हनी सकल एक टाइमलेस ओड है जो नेचर की ब्यूटी और फ्रेगिलिटी को शो करता है। फिलिप फ्रेन्यू की पोएम द वाइल्ड हनी सकल के पॉलिटिकल डायमेंशंस को समझने के लिए हमें 18th सेंचुरी अमेरिका के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उसे प्लेस करना होगा। यह पोएम 1786 में लिखी गई थी, ब्रिटिश रूल से यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिपेंडेंस के कुछ ईयर्स के बाद ही। अमेरिका में यह पीरियड न्यू रिपब्लिक के एस्टेब्लिशमेंट और नेशनल आइडेंटिटी के फॉर्मेशन के लिए मार्क्ड है। इस पिवोटल टाइम में यूएसए फिगर आउट कर रहा था कि उसे अब अपनी कंट्री को कैसे गवर्न करना है और वर्ल्ड में वो कहाँ स्टैंड करता है। पोएम एक वाइल्ड हनी सकल के विविड डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है, जिसमें पोइट उस हनी सकल की डेलिकेट और एल्यूरिंग प्रेजेंस को शो कर रहा है। पोएट पोएम में फर्दर ट्रांजेंस, कंट्रास्टिंग बिटवीन ब्यूटी एंड डिके जैसी थीम्स को एम्फसाइज करता है। अल्टीमेटली पोएम एक रिमाइंडर है कि हमें नेचुरल वर्ल्ड और हमारी लाइफ में प्रेजेंट ब्यूटी की मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए पोएम के कंटेक्चुअल बैकग्राउंड और उस टाइम पीरियड के सोशल मोमेंट्स को समझ लेने के बाद हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पर पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप पोएम के रियल मीनिंग से उसे रिलेट कर पाए। पोएम में वाइल्ड हनी सकल अमेरिका के पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज किया गया है। इस पोएम का एक कंटेक्चुअल मीनिंग है और एक सिंबॉलिक मीनिंग है, तो हम पोएम को पढ़ते हुए इसके दोनों मीनिंग्स को समझेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि फेयर फ्लावर दैट डोस्ट सो कॉमली ग्रो hid in this silent dull retreat, untouched thy honeyed blossoms blow, unseen thy little branches greet, no roving foot shall crush thee here, no busy hand prove a tear। पोएम एक वाइल्ड हनी सकल प्लांट के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है, जो नॉर्थ अमेरिका का एक नेटिव प्लांट है। पोएट पोएम की फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में ही उस प्लांट को फेयर फ्लावर से डिस्क्राइब करता है, जो इमिडिएटली पोएम की टोन को फर्दर इमेजेस और सिंबल्स के लिए सेट कर देता है। फेयर वर्ड का यूज सजेस्ट करता है कि हनी सकल ब्यूटीफुल होने के साथ साथ प्योर और इनोसेंट भी है। यह पोएम एक रोमांटिक पोएम है, तो नेचर को प्योरिटी और गुडनेस में पोर्ट्रे करना रोमांटिसिज्म की कॉमन थीम है। पोएम के बिगिनिंग फ्लावर के लिविंग एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करती है। पोइट बताता है कि फ्लावर आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड और प्रोटेक्टेड है। पोएम में फ्लावर की ग्रोथ से पोइट सिंबॉलिकली अमेरिका की ग्रोथ को शो कर रहा है। पोइट शो कर रहा है कि अमेरिका भी अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है और वो भी इस फ्लावर की तरह ग्रो कर रहा है। सेकेंड लाइन में साइलेंट डल रिट्रीट उस एनवायरनमेंट को शो कर रहा है जिसमें फ्लावर ग्रो कर रहा है। फ्लावर का एनवायरनमेंट अनटच्ड और अनसीन है, ताकि कोई पासर बाय उसे हार्म ना पहुंचा सके, और अपने इस हिडन एनवायरनमेंट में वो फ्लावर फुली ब्लूम करेगा और वाइल्ड हनी सकल भी ग्रोथ करेगा, उसमें भी न्यू ब्रांचेस आएगी। बेसिकली वो फ्लावर आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड और सेक्लूडेड है। सेंजा की लास्ट टू लाइंस में पोएट कहता है कि वो फ्लावर हिडन है, तो कोई रोविंग फुट उसे क्रश नहीं कर सकता और ना ही कोई पर्सन उसे टीयर कर सकता है। दैट मीन्स वो फ्लावर आउटसाइड इंटरवेंशन से हिडन और सेफ है। अमेरिका ने न्यूली इंडिपेंडेंस को अटेन किया है और वो अभी इस फ्लावर की तरह ही है, जो सीक्रेटली न्यू वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है और अपने हिडन चैम्बर्स में है। सेकेंड स्टैंजा में आगे पोएट कहता है कि
By nature's self in white arrayed, she bade thee shun the vulgar eye, and planted here the guardian shade, and sent soft waters murmuring by. Thus quietly thy summer goes, thy days declining to repose. सेकेंड स्टेंजा में शी प्रोनाउन एक वुमेन की सिंबॉलिक इमेज भी शो कर रहा है। जैसे वुमेन को वर्ल्ड की वाइल्डनेस में प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसे ही फ्लावर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली पोइट कहना चाह रहा है कि अमेरिकन लोगों को अमेरिका की न्यूली अटेन इंडिपेंडेंस को आउटसाइड वर्ल्ड की वल्गर आइज से प्रोटेक्ट करना होगा। फ्रेन्यू सेकंड स्टेंजा में व्हाइट अरेड के सिंबल से गॉड का रेफरेंस क्रिएट करता है। व्हाइट ड्रेस्ड का सिंबल प्योरिटी, क्लीनलीनेस और वर्च्यू के आइडिया को क्रिएट करता है और ये चीजें गॉड से एसोसिएटेड है। स्टेंजा की सेकंड लाइन शी बेड दी शन द वल्गर आइज में फ्लावर को पर्सोनिफाई किया गया है और ह्यूमंस की तरह वो फ्लावर गॉड से प्रे कर रहा है कि गॉड उसे इविल और वल्गर आइज से बचाए। हालांकि हनी सकल ने प्रेयर के साथ साथ अपने लिए प्रिकॉशंस भी कर लिए है खुद को बैड थिंग से बचाए रखने के लिए। उसने गार्जियन शेड प्लांट कर दी है और वाटर भी दे दिया है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी नेसेसरी है। शेड फ्लावर को हार्श सनरे से प्रोटेक्ट करेगी और सॉफ्ट वाटर उसे नर्चर करने में हेल्प करेगा। स्टेंजा की एंडिंग टू लाइंस शो कर रही है कि टाइम जल्दी जल्दी मूव कर रहा है। इस स्टेंजा में वुमेन का सिंबल भी यूज हुआ है। पैसेज ऑफ सीजन्स और टाइम वुमेन की पासिंग लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं। स्टेंजा के एंड में रिपोज वर्ड भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रिपोज वर्ड का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बीइंग एट रेस्ट, एस्लीप, मतलब कंप्लीटली रेस्ट की स्टेट में होना। यह एस्लीप और रेस्ट की स्टेट एंडिंग ऑफ लाइफ को सिग्निफाई करती है। और पैसेज ऑफ टाइम यानी समर सीजन का टाइम लाइफ इज पासिंग एंड डेथ इज इनएविटेबल के आइडिया को रिइंफोर्स कर रहा है। फाइनली वो फ्लावर या वुमेन रियलाइज करती है कि समर खत्म हो रहा है और यह रियलाइजेशन इसे मोर ह्यूमन क्वालिटीज देता है। जैसे ह्यूमंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो मोर्टल है, वैसे ही फ्लावर भी अपनी लाइफ को पास होते हुए देख रहा है। अदर देन कंटेक्चुअल मीनिंग, पोएट डिफरेंट इमेजेस और सिंबल से अमेरिका और उसकी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है। वो स्टार्टिंग में कह रहा है कि अमेरिका को न्यूली इंडिपेंडेंस मिली है और अभी वो स्ट्रोंग नहीं है, इसलिए उसे शेड में रहना होगा। और आगे सॉफ्ट वाटर्स मर्मरिंग के रेफरेंस से पोइट शो कर रहा है कि अमेरिका को खुद को नरिश करना होगा ताकि वो आउटर वर्ल्ड की विशियस आई से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। आगे स्टैंजा 3 में पोइट कहता है कि स्मिट विद दोज चार्म्स दैट मस्ट डिके, आई ग्रीव टू सी योर फ्यूचर डूम, दे डाइड नोर वर दोज फ्लावर्स मोर गे, द फ्लावर्स दैट डिड इन एडन ब्लूम, unpitying frosts and autumn's power shall leave no vestige of this flower। थर्ड स्टैंजा एंड ऑफ लाइफ और सब लिविंग थिंग्स के लिए डेथ इनएविटेबल है को शो कर रहा है। स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि स्मिट विद दो चार्म्स दैट मस्ट डिके। यह लाइन फ्लावर को पर्सोनिफाई करती है और इसके साथ यह भी क्लियर करती है कि लाइफ में तुम चाहे कितने भी फॉर्चुनेट हो, एंड में इवेंचुअली सभी को मरना है। इवन यह फ्लावर अपनी आउटसाइड डेंजर से प्रोटेक्शन और अपने रिसोर्सेज से भी डेथ और पैसेज ऑफ टाइम को स्टॉप नहीं कर सकता है। डीके वर्ड का यूज पैसेज ऑफ टाइम और इन दी एंड अल्टीमेट डेथ को प्रोमोट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में पोइट ग्रीव और फ्यूचर डूम वर्ड्स को यूज करता है जो रीडर्स को एक ड्रेडफुल सेंस दे रहे हैं। पोइट उन फ्लावर्स के ट्रेजिक एंड को देख दुखी हो रहा है। नेक्स्ट लाइंस में पोइट ट्रेजिक एंड के बारे में बताता है। They died, nor were those flowers more gay, the flowers that did in Eden bloom। इस पॉइंट पर उन फ्लावर्स की डेथ हो गई है और वह वुमेन भी रियलाइज कर रही है कि उसके फॉर्चून्स के बाद भी उसकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन वह होपफुल है क्योंकि उसे आफ्टर लाइफ में भरोसा है। यह आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट एडन वर्ड के यूज से रिफ्लेक्ट हुआ है। नेक्स्ट टू लाइंस में फ्रेन्यू रिलीजन के रेफरेंस को कंटिन्यू रखता है और नेचर और गॉड की लाइफ को एंड करने की पावर के बारे में बात कंटिन्यू रखता है।
नेक्स्ट टू लाइंस में अनपिटिंग और पावर जैसे वर्ड्स का यूज एनफोर्स करता है कि कोई हायर बीइंग लिविंग थिंग्स की लाइफ और डेथ को कंट्रोल करती है। और लास्ट लाइन शैल लीव नो वेस्टेज ऑफ दिस फ्लावर से मतलब है कि वो सुपीरियर फोर्सेस एंड में कोई ट्रेस नहीं छोड़ेगी। वेस्टेज का मतलब होता है ए ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग। तो लास्ट लाइन एम्फेसाइज कर रही है कि सब डस्ट से बना है और एंड में डस्ट में मिल जाएगा और एंड में फ्लावर के एक्सिस्टेंस के कोई एविडेंस भी नहीं होंगे। इन द सिंबॉलिक मीनिंग पोइट थर्ड स्टेंजा में अमेरिका की प्रोस्पेरिटी के फॉल को शो कर रहा है। अपनी फारसाइटेडनेस में पोइट अमेरिका के डिके को देख रहा है और इस स्टेंजा में उसकी टोन ग्रीवियस हो जाती है। पोइट कहता है कि आई ग्रीव टू सी यूर फ्यूचर डूम। पोएम सिग्निफाई कर रही है कि पोएट अमेरिका के आने वाले डाउनफॉल को देख सकता है और उसे देख उसे काफी दुख हो रहा है। उसे लगता है कि अमेरिका अपना चार्म खो देगा और उसकी ग्लोरी भी डिके हो जाएगी। हालांकि पोएट अमेरिकन माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड से फिल करने की भी ट्राई करता है। प्रोबेबली पोइट इस स्टेंजा में यह मैसेज देना चाहता है कि अमेरिकन पीपल को नेशन के साथ ग्रो करना होगा और जैसे एडन में फ्लावर ब्लूम करते हैं उन्हें भी वैसे ही ब्लूम करना होगा। यहाँ पोइट ने क्रिश्चियन फेथ के बिब्लिकल रेफरेंस का यूज किया है। पोएम के लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि फ्रॉम मॉर्निंग सन्स एंड इवनिंग ड्यूज एट फर्स्ट दाई लिटल बीइंग केम इफ नथिंग वंस यू नथिंग लूज फॉर व्हेन यू डाई यू आर द सेम द स्पेस बिटवीन इज बट एन आवर द फ्रेल ड्यूरेशन ऑफ ए फ्लावर। स्टेंजा की फर्स्ट टू लाइन्स सिंगल डे स्पैन और लाइफ साइकिल के बारे में बता रही है। पोएट कह रहा है कि लाइफ और डेथ की साइकिल ऑनगोइंग है और एम्फसाइज कर रहा है कि जब हम अलाइव है तो हमें सब मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए। पोएट एक सिंगल डे स्पैन में लाइफ और डेथ की साइकिल को शो कर रहा है। पोएट कहता है कि जब डे स्टार्ट होता है तब मॉर्निंग सन में एक लिटिल लाइफ बिगिन होती है। यहाँ बीइंग वर्ड की चॉइस पोएट को बेस्ट ऑप्शंस देती है कि वो एक फ्लावर के अलावा अदर लिविंग थिंग्स को भी कनेक्ट कर सकता है। हालांकि लाइफ शॉर्ट होती है तो यहाँ लाइफ साइकिल एक सिंगल डे है। जैसे इवनिंग ड्यूज डे एंड को शो करते हैं, यहाँ वो सिंबॉलिकली लाइफ साइकिल के एंड को भी शो कर रहा है। नेक्स्ट टू लाइंस में यह आइडिया ब्रीफली स्विच होता है। पोइट स्टेट करता है कि इवेंचुअली इन द एंड सबकी डेथ होनी है और एंड में कुछ भी साथ नहीं होता है। जैसे कि हमारी लाइफ नथिंगनेस से स्टार्ट हुई है और आफ्टर डेथ लाइफ अगेन बिकम्स नथिंग। सेकेंडली ये लाइंस यह भी रेफरेंस दे रही है कि इफ नथिंग वंस यू नथिंग लूज फॉर व्हेन यू डाई यू आर द सेम। जो यह स्टेट कर रहा है कि अगर अपनी लाइफ में हम कुछ भी एकम्प्लिश नहीं करते हैं तो डेथ के टाइम हम कुछ भी लूज नहीं करते हैं। हमने अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया तो एंड टाइम में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। पोएम की लास्ट टू लाइंस पोएम के मेन आइडिया को अगेन रिपीट करती है। लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि लाइफ इज बट एन आवर, जो शो करता है कि लाइफ काफी शॉर्ट और अनसर्टेन है और कभी भी किसी भी मोमेंट में एंड हो सकती है। लास्ट लाइन द फ्रेल ड्यूरेशन ऑफ ए फ्लावर में पोएट रीडर्स को याद दिला रहा है कि लाइफ प्रेशियस है और रीडर्स को समझा रहा है कि उन्हें लाइफ को चेरिश करना चाहिए क्योंकि डेथ इनएविटेबल है। इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है मैन इज नथिंग बट ओनली द विटनेस ऑफ द चेंजिंग टाइम। पोएट ह्यूमन एक्सिस्टेंस की टेम्पररीनेस को भी शो कर रहा है। पोएट कह रहा है कि इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में अमेरिका ने इंडिपेंडेंट होकर बर्थ ले लिया है और उसे अपने डे टाइम का यूज करके प्रोस्पर होना है और यही टाइम अमेरिका की ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। तो चलिए थीम्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पोएम को सम अप कर लेते हैं। फिलिप फ्रेन्यू अपने टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन और फुल एक्टिव लाइफ से इन्फ्लुएंस थे। द वाइल्ड हनीसकल एक शॉर्ट लिरिक पोएम है जो नेचर की ब्यूटी और ट्रांजेंस के सेलिब्रेट करती है। ऑन द सरफेस यह पोएम एक वाइल्ड हनीसकल प्लांट का सिंपल डिस्क्रिप्शन और उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शो करती है।
लेकिन जब हम इस पोयम को इसके लिखे गए टाइम पीरियड के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो यह अमेरिकन एक्सपीरियंस और अमेरिका ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उनकी एलिगोरी के रूप में इंटरप्रेट की जा सकती है। पोएम वाइल्ड हनीसकल के एफिमेरल नेचर को इम्फसाइज करती है, जो अमेरिकन एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी और फ्रेगिलिटी के रिफ्लेक्शन में भी देखा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस अटेन की है, लेकिन उसका फ्यूचर अभी अनसर्टेन है। फ्रेन्यू की पोएम सजेस्ट करती है कि फ्लावर की तरह नेशन भी जल्द ही ब्लूम करेगा, लेकिन अगर उसे प्रोटेक्ट और नर्चर नहीं किया गया तो वह फेड हो जाएगा। पोइट हार्ड फाउट फ्रीडम को सेफगार्ड करने को कह रहा है। वाइल्ड हनी सकल को इंडिपेंडेंटली शो किया गया है। वो बिना कल्टीवेशन के अपने आप ग्रो हो रही है और स्प्रेड हो रही है। इसे अमेरिका की इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की स्पिरिट के रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जा सकता है। अमेरिका ट्राई कर रहा है खुद को एक सेल्फ गवर्निंग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करने में, जो एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हो, और यह थीम इस पोएम में एको करती है। पोएम नेचुरल वर्ल्ड और सिविलाइजेशन के एनक्रोचमेंट के बीच टेंशन को भी शो कर रही है। पोएट हनीसकल की फ्रेगिलिटी पर लेमेंट करता है, क्योंकि कल्टीवेशन के नाम पर उसे मिसहैंडल किया जाता है और इन द एंड रूड हैंड्स उसे प्लग कर लेते हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में यह सोसाइटल और पॉलिटिकल फोर्सेस के प्रेशर में अमेरिकन आइडल्स और प्रिंसिपल्स के पोटेंशियल लॉस को शो कर रहा है। वाइल्ड हनी सकल फ्लावर की इंडिविजुअलिटी को पोर्ट्रे कर रही है, जो फॉरेस्ट में अकेले है, जो अमेरिकन एथोस और उनकी बिल्ड हो रही डेमोक्रेसी को भी शो करता है। तो चलिए अब हम पोएम की थीम्स को देख लेते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है टाइम इज ट्रांजिएंट एंड डेथ इज इनएविटेबल। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब है इम्परमानेंट, मतलब कोई चीज जो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए हो। टाइम इज ट्रांजिएंट द वाइल्ड हनी सकल पोएम की प्रिवेलिंग थीम है। पोएम यह क्लियर कर रही है कि मरने से पहले लिविंग थिंग्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। हनी सकल भी अपनी सभी एडवांटेजेस के बाद भी एंड में पेरिश हो जाएगी। नेचर ने खुद इसे कल्टीवेट किया था, लेकिन स्टिल यह अनपिटिंग फ्रोस्ट और ओटम की पावर को सरवाइव नहीं कर पाएगी। पोएट पोएम में कहता है कि सभी लिविंग बीइंग्स जब बर्थ लेते हैं तो वो एम्प्टी होते हैं, और एट द टाइम ऑफ डेथ भी वो एम्प्टी ही चले जाते हैं। डेथ उनके एक्सिस्टेंस का कोई ट्रेस नहीं छोड़ती है। पोएट कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ब्यूटीफुल, लकी और वाइब्रेंट लिविंग बीइंग हो, एंड टाइम पर सबको डेथ को फेस करना पड़ता है। डेथ एक रियलिटी है जिससे कोई नहीं भाग सकता है। पोएम का फाइनल कॉपलेट टाइम के ट्रांजिएंट नेचर को सम अप करता है। द स्पेस बिटवीन इज बट एन आवर, द मेरी आइडिया ऑफ ए फ्लावर। By saying that life is but an hour, poet short time और short life के आइडिया को एनफोर्स कर रहा है। लास्ट लाइन में पोएट रीडर्स को रिमाइंड कराता है कि लाइफ प्रेशियस है, और फ्रेल ड्यूरेशन वर्ड से पोएट रीडर्स को लाइफ की हर मोमेंट्स को चेरिश करने को कह रहा है। लेकिन स्पीकर आर्ग्यू करता है कि डेथ इन रियल कोई लॉस नहीं है। एक तरह से जहां से हमारा बर्थ हुआ है वहीं रिटर्न करना है। पोएट पोएम में कहता है कि इफ नथिंग वंस यू नथिंग लूज, फॉर व्हेन यू डाई यू आर द सेम। यहाँ पोइट कह रहा है कि लाइफ नथिंगनेस से स्टार्ट होती है, और अगर वो नथिंगनेस से स्टार्ट होती है तो एंड में जब डेथ होती है तो हम कुछ भी लूज नहीं करते हैं, और जब हमारी डेथ होती है हम अगेन सेम होते हैं, अगेन हम उसी नथिंगनेस में जाकर मिल जाते हैं। यह शो कर रहा है कि लाइफ का पीरियड काफी शॉर्ट होता है और हमें उसे चेरिश करना चाहिए। डेथ और डिके लाइफ के इनएविटेबल एस्पेक्ट्स है, लेकिन इससे पोइट यह नहीं शो कर रहा है कि हमें डेथ से फियरफुल रहना चाहिए और लाइफ को चेरिश नहीं करना चाहिए। पोइट कहता है कि लिविंग बीइंग्स मॉर्निंग सन्स में बर्थ लेते हैं और इवनिंग ड्यूज में उनकी डेथ हो जाती है, जो इम्प्लाई कर रहा है लाइफ साइकिल को, जो स्टेट करता है कि आफ्टर डेथ हम जहां से आए थे उसी स्टेट में वापिस मर्ज हो जाते हैं।
सब लिविंग बीइंग डेथ फेस करते हैं, लेकिन डेथ हमें हमारी ओरिजिनल स्टेट जिससे हम आए थे उसी में वापस लेकर जाती है। पोएम की सेकंड थीम है द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड नेचर एज ए पॉलिटिकल एलिगोरी। अपने टाइम पीरियड के रोमांटिक ट्रेडिशन में पोएट नेचर की ब्यूटी को अपनी पोएम्स में शो करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पोएट हनी सकल की ब्यूटी को उसके सेक के लिए ही डिस्क्राइब कर रहा है। पोएट के डिस्क्रिप्शन में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई ह्यूमन गेन इन्वॉल्व नहीं है। पोइट कहता है कि फेयर फ्लावर डेट डो सो comely grow, hid in this silent, dull retreat, untouched thy honeyed blossoms blow, unseen thy little branches greet। पोइट हनी सकल को ऑब्जर्व करने में जॉय फील करता है। वो मेस्मराइज करता है कि कैसे नेचर ने उसे इतना परफेक्टली पोजीशन किया है ताकि वह आउटर वर्ल्ड के डेंजर्स से हिडन रहे और खुद को कल्टीवेट करके ग्रो करता रहे। फर्दरमोर पोइट डिलाइटफुल है कि हनी सकल ह्यूमन इंटरवेंशन से दूर है। कोई रोविंग फुट या बिजी हैंड उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बाकी लोगों के अपोजिट जो नेचर से इसलिए कंसर्न्ड होते हैं क्योंकि वो इन रिटर्न उन्हें कुछ देता है। पोइट इंस्टेड ऑफ दिस नेचर को उसकी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इस पोएम में नेचर को पॉलिटिकल एलिगोरी के कंटेक्स्ट में भी शो किया गया है। यह पोएम 18th सेंचुरी के नियो क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म के साथ साथ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करती है। 18th सेंचुरी अमेरिका के लिए पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था, जो एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन उसकी ग्रोथ के लिए काफी क्रूशियल था। पोएट्स उस टाइम पीरियड की लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस तो थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी विजिबल था। द वाइल्ड हनी सकल पोएम को जब हम उसके टाइम पीरियड के कंटेक्स्ट में रखते हैं तो वो अमेरिकन एक्सपीरियंस और चैलेंजेस जो अमेरिका फेस कर रहा था एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के कंटेक्स्ट में एक एलिगोरी की तरह शो हो रहे हैं। पोएम में वाइल्ड हनी सकल का ट्रांजिएंट नेचर अमेरिका की अनसर्टेनिटी और फ्रैगिलिटी के रिफ्लेक्शन में देखा जा सकता है। फ्रेन्यू की पोएम सजेस्ट करती है कि फ्लावर की तरह नेशन भी ब्लूम करेगा, लेकिन अगर उसे नर्चर और प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो फेड हो जाएगा। अमेरिका को अपनी हार्ड फाउट फ्रीडम को सेफगार्ड करना होगा। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। So thank you guys, that's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.